तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आज हम लोग जुड़े हैं अबाउट द डिस्कशन ऑफ सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ योर सीए फाउंडेशन जर्नी। पर उसको मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा उसको आसान बनाने में। तो उसी क्रम के अंदर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट चैप्टर नंबर 14 विच इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का। आपका जो पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये 3 पार्ट्स में बटा होता है: बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और देन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इनकी वेटेज क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, आइए पहले इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट द चैप्टर। गॉट इट? चलिए, तो ये आपकी वेबसाइट है ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पेपर नंबर 3। पढ़ना क्या क्या है आपको? पार्ट ए के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स है, पार्ट बी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, पार्ट सी में है स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स कवर करता है आपका 40 मार्क्स, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग है 20 मार्क्स का, और फाइनली फिर आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो होता है वो आता है 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये ब्रेकअप है 40 20 40 के रेशियो में। नजर डाल लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। बिजनेस मैथमेटिक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अंदर आते हैं इंडिसेस, लॉगरिथम्स, इक्वेशंस आती है, लीनियर इनइक्वालिटीज आती हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस। ये भी आपने पढ़ा होगा कभी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी अपने स्कूल के अंदर, राइट? इसके बाद बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी आता है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ना है नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डीकोडिंग, ऑड मैन आउट। देन डायरेक्शन सेंस का टेस्ट आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, ब्लड रिलेशंस आता है। फाइनली आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में, जहां पे चैप्टर नंबर 13 जो है इंट्रोडक्टरी है, जिसमें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग के बारे में बात की जाती है। जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो उसी पे बेस करता है कि आपने सैंपल कैसे लिया, आपने स्टैटिस्टिकल तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया, और उसके बाद उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है। पर जो मेजर जो आपका चंक है वो कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ये आपका इंडिविजुअल एक चैप्टर है, डिस्पर्शन उसका यूनिट 2। तो पहले तो आपको ये दोनों पढ़ने हैं, उसके अलावा पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और उसके बाद इंडेक्स नंबर्स। नाउ मजेदारी वाली बात यह है कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो उसी के ऊपर बेस होके आता है आपका डिस्पर्शन। एंड देन इन दोनों की बातों को यूज करते हुए आप क्या पढ़ पाएंगे? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी फाउंडेशन क्या हो? स्ट्रांग हो इन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर। तो आइए उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आप क्या समझते हैं? देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप इस चैप्टर के अंदर कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, मैं अभी आपको लिखाऊंगा अभी। तो उनके अंदर बेसिकली क्या होगा? हम अलग अलग तरीके से अलग अलग यूटिलिटी का एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढेंगे। इस गिवन डेटा में से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढा जाएगा। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये करेगा रिप्रेजेंट डेटा को फॉर द होल सेट। पूरा सेट आपको दे रखा है, उसमें से आप अरिथमेटिक मीन निकाल लें तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, एवरेजली आपका डेटा इतने के आसपास है। अगर आप पोजिशनली ढूंढना चाहें तो पोजिशनली के अंदर आपको हेल्प करता है मीडियन और चीजें। उसके बाद आता है मोड। इस डेटा के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा? मोड। ठीक है, हम फिर अरिथमेटिक हम सॉरी ज्योमेट्रिक मीन भी निकालते हैं, हार्मोनिक मीन भी निकालते हैं। अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है। ठीक है जी। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लिखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। चलिए, लिखिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे
अरिथमेटिक मीन, देन मीडियन, मोड, चौथा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसके अलावा टॉपिक्स आने वाले हैं आपके पास, करेक्टेड मीन, कंबाइंड मीन एंड रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मीन, मीडियन एंड। तो ये आपका कवरेज होने वाला है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक मीन से, और उससे पहले भी हमें कुछ जानना होगा अबाउट डेटा। अलग अलग तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले उसके बारे में बताता हूं। जिस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसी प्रकार निकलेगा। हम बेसिकली 3 तरीके के डेटा के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आइए बोर्ड के ऊपर उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे different ways which data can be presented। आपको जिसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, वो डेटा किस प्रकार आपको मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा। मेजरली 3 तरीके से आता है, जिनको बांटा जाता है 2 ग्रुप्स में। सबसे पहले आता है अनग्रुप्ड डेटा। इसके अंदर आती हैं आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, की तरफ आता है आपके पास ग्रुप्ड डेटा। यहां आप पाएंगे कंबाइंड ऑब्जर्वेशन। अभी मीनिंग समझाता हूं आपको इसका। इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज, और कंबाइंड ऑब्जर्वेशंस को कहा जाता है, 2 पार्ट्स में ये आते हैं आपके पास। एक तो आता है डिस्क्रीट सीरीज, और एक आता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस तरीके से सबसे पहले आपके पास में डेटा है। सबसे पहले आप समझिए ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का मतलब क्या। ग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसको आप एक्चुअली ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब सर, इसको हम कैसे समझेंगे ग्रुप मतलब? देखो, एक तो आपको डेटा दिया जा सकता है नॉर्मल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दे दी गई, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो सीधे सीधे नंबर दिए गए, तो आपके पास में क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज। बट ग्रुप जो आपके पास में डेटा आता है, इसके अंदर आपके पास में होती है फ्रीक्वेंसी। इसका इजी तरीका क्या है जानने का, कि ग्रुप डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा। जब आपको डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो उसे बोला जाता है कंबाइंड ऑब्जर्वेशन। डेटा को ग्रुप कर लिया जाता है कि एक नंबर कितनी बार आ रहा है।
तो अगर इंडिविजुअल नंबर की वहां बात होती है तो ये होता है डिस्क्रीट सीरीज, और अगर आपको उसको क्लास इंटरवल्स के अंदर क्लासिफाई करके दे दिया जाए तो उसे कहा जाता है क्या, कंटिन्यूअस सीरीज। तो इस तरीके से होगा। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कोई भी आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, फोकस ऑन दिस पार्ट, अगर आप कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए डेट जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा, डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला अलग होगा, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ऐसा नहीं है फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज है, लॉजिक वही है, बात वही है, पर डेटा जिस तरीके से प्रेजेंटेड है तो हमें डेट जो अपना फॉर्मूला है उसे क्या करना पड़ता है, अपडेट। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन कई बार देखा होगा आपने लाइफ में, पढ़ा भी होगा बचपन में। ये होता है एवरेज, किसी भी नंबर सीरीज का एवरेज। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। चलिए, देयर आर थ्री मेथड्स, देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट मीन वैल्यू। इसके लिए आपको तीन तरीके के मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एंड देन स्टेप डिविएशन। नोट करेंगे एक बार। सबसे पहला हमें पढ़ना है डायरेक्ट मेथड, जिस तरीके से डायरेक्टली निकाला जाता है अरिथमेटिक मीन। आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला क्या बनता है अबाउट अरिथमेटिक मीन। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और इसके अंदर आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज के केस में आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आते हैं ग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूला दिया जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहां दिया जाता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट सीरीज के अंदर ये आपके फॉर्मूले होते हैं टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। ठीक है, नोट कीजिए इसको एक बार। नीचे नोटेशन लिख लीजिए। इन सिंबल्स का मतलब क्या है, जहां पे x तो क्या होता है आपका, यहाँ पे x होता है आपका गिवन डेटा, डेटा ऑन विच मीन वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। f होता है
F होता है फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ रेपिटेशन, number of repetition of that particular value। हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। आपके पास में डेटा गिवन है x, कितनी बार आया वो, उसको कौन डिनोट कर रहा है? f, फ्रीक्वेंसी। एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। तो सर फिर सिग्मा f क्या होता है? सिग्मा f और n दिया गया है आपको पेशेंस में, ये क्या होता है? अगर सारी रिपीटिशंस को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इसके बाद एक हमने यूज किया था वर्ड m, और तो बोला जाता है मिड वैल्यू। ये जब आएगा तब इसके बारे में चर्चा हम तब करेंगे, ठीक है? ये आपके पास में फॉर्मूला और उसकी नोटेशंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, देख सकते हैं बोर्ड पे। डायरेक्ट मेथड में आप अरिथमेटिक मीन कुछ इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, ठीक? अब ये सारी बातें कैसे समझ में आएंगी? एग्जाम्पल से। कैसे समझ में आएंगी? एग्जाम्पल से। तो आइए एक नोट करते हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इन्हीं फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल सीरीज की। चलिए एग्जाम्पल दिया गया है आपको, एक टेस्ट लिया गया एक क्लास के अंदर, एक टेस्ट लिया गया एक क्लास के अंदर, और आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट द marks obtained by all the people। तो marks obtained by students in a class is as follows। आपको कुछ डेटा पता चला कि इस तरीके के मार्क्स आए हैं आपके बच्चों के, 4, 6, 7, 7, 9, 12, 12, 12, 13 और 18। इस तरीके के कुछ मार्क्स आपको आए गए हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है? अरिथमेटिक मीन। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है जी? तो इस केस के अंदर देखेंगे सोल्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपने फॉर्मूला क्या सीखा था? सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस केस के अंदर नंबर ऑफ जो सीरीज है आपके पास में उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, अनग्रुप डेटा है, सारा का सारा डेटा बिना ग्रुपिंग का है, तो फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी डेटा है इन सबको आप क्या कर लीजिए? ऐड, और जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे कर लीजिए डिवाइड। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इस प्रकार आपका फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन, जिसे डिनोट किया जाता है x बार से, तो दिया जाता है बाय सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आपको बेसिकली क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। 4 + 6 10 7 17 7 24 24 और 9 33 33 और 10 43 45 के बाद 55 57 67 69 69 और 79 79 3 82 और 82 और 18 कितने होते हैं? तो आपके पास में क्या होगा? सिग्मा एक्स बराबर आपने अभी निकाला 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपके पास ऑब्जर्वेशन, ये आपका सम, ये आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका मीन क्या निकल आया? 10 के पर। गॉट इट? बताइए इसके अंदर कोई परेशानी है क्या आपको?
बहुत ही सिंपल, बहुत ही बिल्कुल प्लेन वनीला आपका फॉर्मूला। जी, जब डेटा आपका ग्रुप करके ना दिया गया हो, आपको इंडिविजुअल सीरीज के प्रकार से दिया गया हो, तो आप मीन कैसे निकालेंगे? एक्स बार के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड करते हैं तो अपने पास में एवरेज आ जाता है। ये 20 मार्क्स में से 20 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में से मार्क्स आए हैं और नंबर ऑफ बच्चे आपके पास कितने हैं? 10। तो एवरेज क्या निकल के आया? 10। आइए अब बात करते हैं, अगर यही डेटा डिस्क्रीट सीरीज की तरीके से दिया गया होता तो पहले तो कैसा दिखता, और दूसरा देन हम अरिथमेटिक मीन किस प्रकार निकालते विद द फॉर्मूला जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आइए, इंडिविजुअल सीरीज हो गया आपका। अगली हेडिंग डालिए डिस्क्रीट सीरीज की। एग्जाम्पल सेम ही रखेंगे हम ताकि आपको समझ में आए कि नंबर वही है, मीन वही है, बस दिखाने का तरीका अलग है डेटा को। चलिए, यहाँ पे डेटा आपको गिवन होगा, एग्जाम्पल वही चल रहा है, एक्स और एफ की फॉर्म। यहाँ पे आप लिख लीजिए डेटा 4 7 9 4 6 7 9 12 13 और 18। 12 13 और 18, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है आने की? 4 कितनी बार आया था? एक बार। 6 कितनी बार आया? एक बार। 7 आया? दो बार। 9 आया? एक बार। 12 आया? तीन बार। 13 आया? एक बार। और 18 भी आया एक बार। चलिए, तो ये आपके पास में डेटा कुछ इस प्रकार गिवन है। सेम डेटा है पर ध्यान से देखिए, बस इसका दिखाने का तरीका चेंज हो गया। ऊपर अपने पास में जो क्वेश्चन है देख लीजिए, इस डेटा में और इस डेटा में क्या फर्क है? 4 6 7 7 9 12 12 12 13 18, बट इस बार हमने क्या करा, इसे कर दिया ग्रुप। क्या किया? ग्रुप। अगर अगर मैं ये कहूं कि चार कितने हैं, इसका कितना ग्रुप है अपने पास? एक। इस ग्रुप के अंदर जो चार वैल्यू आने वाली है उसका ग्रुप क्या है? एक। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1। ये अपना अपने आप में इंडिविजुअली यूनिक नंबर के अंदर 4 है, 6 है, देन है आपके पास 7। अब 7 आपके पास कितनी बार आ रहा है? 2। तो एक ग्रुपिंग क्या हो गई? ये एक ग्रुपिंग 9 की, तो इंडिविजुअली एक ही है। इसके अलावा 12 आपके पास कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के अंदर 12 कितनी बार दिया? 3 बार। और ऐसे ही 13 का एक ग्रुप, 18 का एक ग्रुप। तो बेसिकली सेम ही डेटा है, जिसको दिखाने का तरीका बस क्या है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा सब। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेटा कुछ इस प्रकार यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, निकालिए इन सबका एडिशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में कितना आया, या दूसरी भाषा में क्योंकि आप एफ का समेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ किसके बराबर होता है? इनके एडिशन के। एक एक दो, दो चार, एक 5, 3 8, एक 9 और एक 10। अब मैं एक सिंबल का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, सिग्मा का। ये होता है एक सिंबल सिग्मा। स्टैट्स में या मैथ्स में इसे यूज करते हैं फॉर समेशन। अगर मुझे किसी वैल्यू कॉलम किसी का सम चाहिए और मैं लिख दूं वहां पे सिग्मा, तो इसका मतलब क्या होगा? सिग्मा ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स। एफ का सिग्मा लगाया तो ये क्या आया? सिग्मा एफ। ये समेशन है ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो अब इस केस के अंदर ढूंढते हैं कि हमें अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करना होगा। अपने पास डेटा है पर हमें इसके लिए क्या निकालना होगा? एक और टर्म जिसे बोला जाएगा एफ एक्स। क्या बोला जाएगा? एफ एक्स। असली में जो डेटा आएगा आपका, मुझे बताइए, ये बेसिकली क्या है? ये यूनिक वैल्यूज हैं। ये क्या है? यूनिक वैल्यूज। 4 कितनी बार आया? एक बार। 6 कितनी बार आया? एक बार। आपने यहाँ पे किसी को भी रिपीट करा? नहीं।
4 एक बार आया है तो आपने फ्रीक्वेंसी 1 ले ली। तो अब मुझे गिनना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आखिरी में आपने क्या किया था, सारे सम को सम किया था। अब यहाँ भी कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें सारे सम को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये गिनना पड़ेगा कि 4 टोटली में एक कितनी बार आया, एक बार। तो ये फ्रीक्वेंसी fx के अंदर कितना आएगा, 4। इसी प्रकार 6 कितनी बार आया, 1, तो ये आएगा आपके पास fx 6। 7 आया 2 बार। अब अगर आप सम लेना होगा आपको, अगर आपको सम लेना होगा तो आप 7 को अकेले एक बार तो ले नहीं सकते, 7 दूनी 14। इसलिए फ्रीक्वेंसी काम आती है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, ये बताने के लिए कि 7 जो इंडिविजुअल वैल्यू है 2 बार आई, तो आपको समेशन कितना लेना है, 2 का। 9 एक बार आया तो 9, 12 तिया 36, 13 एकम 13 और 18 एकम 18। इसे अब आप लोग ऐड करके देखिए, ये ऐड करेंगे आप, आपके पास में आएगा वैल्यू ऑफ सिग्मा fx। क्या आएगा, वैल्यू आएगी सिग्मा fx की। 4 6 10 10, 4 6 10 14, 24 24 और 9 33, 33 और 36 ये हो गया 69, 69 और 13 अगेन वापस क्या आया था 82, 82 और 18 कितना हो गया। देख लीजिए वैल्यूज के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। सिग्मा fx आपने निकाल लिया, सिग्मा f, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन x बार किस प्रकार दिया जाता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा। तो आपने क्या करा, सारे नंबर्स का आपने सम किया, दैट इज व्हाट 100। इसको आप डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे दी जाएगी, इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, 1 1 2 2 4, 4 और 1 5, ये आपके पास में सिग्मा f दिया गया है 10 के बराबर। यहाँ पे भी अगर आप लिखेंगे 10 तो फाइनली फिर आपके पास में अरिथमेटिक मीन किसके बराबर आएगा, 10 के। सेम आंसर एज अबव। क्यों, क्योंकि डेटा भी सेम था, बस इसको दिखाने का तरीका बदल गया। इससे आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि डेटा ऐसे दिया हो तो भी मीन क्या आ रहा है 10, बट क्या है हमें बस फॉर्मूला अलग तरीके से लगाना पड़ा। यहाँ पे डेटा का दिखाने का प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हुआ तो हमने फॉर्मूला थोड़ा सा बदल लिया, बट आंसर अभी भी क्या ही आ रहा है 10। इसका मतलब डेटा अगर सेम होगा तो मीन भी आपका सेम ही रहने वाला है, चाहे तरीका आपका डिफरेंट हो। क्लियर हो गई क्या बात। आइए आगे चर्चा करते हैं अबाउट कंटिन्यूस सीरीज। वहां भी सेम डेटा दिया होगा आपको बट बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट। कंटिन्यूअस सीरीज, एग्जांपल सेम कंटिन्यू करते हुए, इस बार आपको x के नाम पे क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल्स। क्या दिया गया जी, क्लास इंटरवल्स। बच्चों के मार्क्स आए हैं 20 तक में से, तो आपने इसको छोटी छोटी क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से, ठीक है, इन 4 क्लासेस में आपने डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इस डेटा को देखें तो आपको क्या मिलेगा, 0 से 5 कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, या इधर देख लो, 0 से 5 कितनी वैल्यूज हैं, 1, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 1। डेटा आपको प्रेजेंटेड होगा, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। 0 से 5 संख्या लाने वाले कितने लोग हैं, 1। 5 से 10 लाने वाले कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 1 2 3 4, 5 से 10 के बीच में कौन आएगा, 4। यहाँ ये डेटा गिवन होगा आपको 4। अगेन ऊपर आइए, 10 से 15 के बीच में लाने वाले मार्क्स, ये 10 से 15 के बीच में, और 15 से 20 के बीच में लाने वाला लोग तो होशियार लड़का है कौन, 1, जिसके नंबर आए कितने 18। चलिए इधर आइए, तो हमने निकाला 10 से 15 के बीच में भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, और 15 से 20 के बीच में ऑब्जर्वेशन कितनी है 1। चलिए, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या है, निकालना सिग्मा एफ। जो फ्रीक्वेंसी है, सारे नंबर्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए अपन ने जो फॉर्मूला भी लिखा था, इसके अंदर हमने क्या किया था, सिग्मा एफ या एन बराबर क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं, एक बार एन से डिवाइड हो रहा है, बाकी सब बार किससे डिवाइड हो रहा है, सिग्मा एफ से। तो आपको आखिरी में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो चाहिए ही चाहिए है। चलिए, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, कंटिन्यूस सीरीज की बात हो रही है, सिग्मा एफ निकालने की चर्चा है। 1 4 4 1, सिग्मा एफ भी अभी आपके पास में आएगा कितना, 10। नाउ अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए जी,
आपको रिक्वायरमेंट है एक मिडिल वैल्यू निकालने की। अभी से पहले तो आपके पास में एक नंबर हुआ करता था, बट इस बार इशू क्या है, आपके पास में कोई एक इंडिविजुअल सिंगुलर नंबर नहीं। क्या है आपके पास? क्लास इंटरवल। अब बताइए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे क्लास इंटरवल से कैसे किसी को निकालें? कोई आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू है क्या? आंसर इज नो। तो हमारे को क्या करना पड़ता है इस केस के अंदर? एक रिप्रेजेंटेशनल वैल्यू विद इन द क्लास भी लेनी पड़ती है। आपके पास में वो नंबर्स तो खो गए। अब वो नंबर्स खो गए कि 4 कौन लाया था, 6 कौन लाया था, 7 कौन लाया था, 9 कौन लाया था, 12 कौन लाया था। इन सब की इंफॉर्मेशन अब हमारे पास नहीं है। ये तो कंटिन्यूस सीरीज में डेटा इस प्रकार अपने को गिवन है, पर हमें कुछ भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए क्लास में तो काम नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा? एक मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू निकालेंगे तो वो दी जाती है बाय अ फॉर्मूला। बगल में लिख सकते हैं, मिडिल वैल्यू विच इज m। ये दिया जाता है बाय लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। इन दोनों को ऐड करके आप ले लेते हैं इनका एवरेज इज इक्वल टू। तो ये आप लेते हैं तो यहाँ पे अपने को मिडिल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी 0 + 5 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका 2.5। 5 और 10 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा? 5 और 10 करेंगे ऐड हो जाएगा 15। 15 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 7.5। ये आएगा आपके पास 12.5, और ये आएगा 15 और 20 का एडिशन, ये आएगा 17.5। तो ये आपके पास में क्या आ गई? मिडल वैल्यूज। नाउ अभी से जैसे ही आपने इस क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू निकाला, एक नंबर पे आप इसको ले आए, तो अब ये बिल्कुल कैसा बन गया? जैसे पीछे डिस्क्रीट सीरीज बना था। आपके पास तब भी क्या था? एक नंबर था और एक फ्रीक्वेंसी थी। इस बार भी अब आपके पास में क्या है? एक नंबर है और एक फ्रीक्वेंसी। बस ऑर्डर बदल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अब जैसे ही आपने मिडिल वैल्यू बना ली, अब ये कुछ नहीं, बस एक अब एक डिस्क्रीट सीरीज बन गई है। और आपको डिस्क्रीट सीरीज को तो कैलकुलेट करना आता है, कैसे करके हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो अब f और m को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, f और m। तो 2.5 एकम 2.5। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो 2.5 की मिडिल वैल्यू है, ये कितनी बार आई? 2.5 की एक मिडिल वैल्यू आई एक बार। 7.5 की मिडिल वैल्यू जो है वो कितनी बार आई? 4 बार। हमने जितनी ऑब्जर्वेशन देखी थी इस क्लास इंटरवल में, कितने फॉल कर रहे थे? 4। तो 7.5 इंटू 4, 7.5 इंटू 2 होता है 15, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 30। 12.5 इंटू 4, 12.5 इंटू 2 25, और ये हो जाएगा 50 के बराबर। 25 इंटू 2 दैट इज 50, और 17.5 इंटू 1 तो ये रह जाएगा 17.50। फायदे से चलिए, इस तरीके से हमारे पास में आ गया है एफ एम। अब हमारा काम क्या है? इसे हमें करना पड़ेगा एडिशन। देख लीजिए, जैसे ही आपने इसको मिडिल वैल्यू में कन्वर्ट किया, अब सारा ऑपरेशन किस प्रकार चल रहा है? जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। वहां फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। पढ़ के देखिए पीछे हमने क्या लिखा है। यहाँ फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। इस तरीके से हमारा काम करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली इसे x नहीं कह सकता, डायरेक्टली मैं इसे x नहीं कह सकता। x के अंदर तो क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ये तो मल्टीप्लाई हो गया, अब अपने पास में आ गया है, आपको इसको ऐड करना होगा। 17.5 + 2.5 ये हो गया 20, 20 और 30 50, 50 और 50 100। सिग्मा एफ एम अभी भी कितना आ रहा है? नाउ फॉर्मूला हमारा आता है अबाउट अरिथमेटिक मीन, एक्स बार गिवन होता है बाय सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा। सिग्मा एफ एम की आपने वैल्यू निकाली 100, और सिग्मा एफ की वैल्यू निकाली 10। ये अभी कितना ही आ रहा है? 10 के। ठीक है जी। तो डेटा को दिखाने का तरीका चाहे कितना ही चेंज हो जाए, अरिथमेटिक मीन के अंदर कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। वो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होके आएगा। ये सबसे ज्यादा सेंट्रल टेंडेंसी जितनी भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा मैथमेटिकली एक्यूरेट कौन होता है? अरिथमेटिक मीन। इसे आप कैसे भी ले आइए, ये बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट तरीके से कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, ये अपने पास में डेटा था अबाउट अरिथमेटिक मीन।
तो आगे की चर्चा करते हैं हम अगली क्लास के अंदर बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें आज की आज समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा आसान लगा होगा चैप्टर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बारे में हम डिस्कशन अब करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।